अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जून के लैट के लिए इंपॉर्टेंट एस्से टॉपिक्स को। अब ये वीडियो आप 21 जून के लैट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा भी जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होते हैं वहां पर भी इन एस्से के टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्से के टॉपिक्स कौन से हैं, इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि एस्से कितने मार्क्स पर मुश्तमिल है और ये कितने पार्ट्स में आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिटन सेक्शन है वो लैट में 25 नंबर का आता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा। इसमें आपका जो एस्से है, जो आपने एस्से लिखना होता है वो आपने 15 नंबर का लिखना होता है और इसके अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आप जो है ये एस्से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ आपके पास चॉइस है कि आप ये उर्दू में भी लिख सकते हैं और आपका स्कोर दोनों में आपको 15 में से ही दिया जाएगा। मतलब अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको स्कोर कम अवॉर्ड किया जाएगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपने लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है, तो क्या एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट को एक ही लैंग्वेज में लिखना है? देखें, उमूमन तो यही होता है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि दोनों को आपने या इंग्लिश में लिखना है या दोनों को आपने उर्दू में लिखना है। एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक से पहले ये इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है और अगर ये इंस्ट्रक्शन मौजूद ना हो या वहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन नज़र ना आए लिखी हुई तो फिर आप दोनों को अपनी मर्जी की ज़ुबान में लिख सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि दोनों को एक ही लैंग्वेज में लिखिए, या दोनों को उर्दू में अटैम्प्ट कर लें या दोनों को इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें। अब हम इंपॉर्टेंट एस्से के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फॉलो के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल आपको मिलता रहेगा और फाइनल हमने जो मॉक एग्जाम कंडक्ट करना है जो 100 मार्क्स का होगा, जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री होगा, वो भी इस कम्युनिटी में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप लैट प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो इस प्ले लिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए। इसमें 50+ लेक्चर्स मौजूद हैं जो लैट की तैयारी में आपको असिस्ट करेंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा लैट के हवाले से, अब ये पास्ट पेपर से सोर्स किए गए हैं और साथ साथ टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इंपॉर्टेंट डोमेन्स आपको दिखाई जाएं कि जिसमें एस्से पूछा जा सकता है। अब एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जो ये स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ पेपर में आ जाए। स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप टॉपिक बताएं वही पेपर में आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने आपका पर्चा तो नहीं बनाना, पर्चा तो HEC ने बनाना है। मैं आपको असिस्ट करूँगा आपकी तैयारी में, आपको आइडिया प्रोवाइड करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। अब यहाँ एक शहरी है, सबसे पहले बात की जा रही है उसके हुकूक की और उसके बाद उसकी ड्यूटीज़ की। देखिए, जहाँ भी हुकूक होते हैं वहाँ फ़राइज़ ज़रूर उसके साथ होते हैं, क्योंकि जो आपके हुकूक होंगे वो किसी और के फ़राइज़ होंगे और इसी तरीके से जो किसी और के फ़राइज़ हैं, किसी और के हुकूक हैं, वो आपके फ़राइज़ होंगे। तो अब यहाँ शहरी के जो शहरी हैं उनके राइट्स की बात की जा रही है और ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब सिटीजन्स का वर्ड आएगा तो इसका मतलब इसके साथ कौन कनेक्टेड है? इसके साथ गवर्नमेंट कनेक्टेड है। आपने ऐसा नहीं करना कि जो हुकूक और फ़राइज़ हैं वो माशरे में शहरियों के लिखने शुरू कर दें। आपका हक जो है और हमसाए का फ़र्ज़ जो है वो क्या है, ये लिखना स्टार्ट नहीं करना। सिटीजन्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के राइट्स और गवर्नमेंट की ड्यूटीज़, और उसका कंपैरिजन हो रहा है सिटीजन के राइट्स और सिटीजन की ड्यूटीज़। इसका मतलब ये कि जो सिटीजन के राइट्स हैं वो गवर्नमेंट की क्या होंगी? ड्यूटीज़ होंगी, और जो सिटीजन की ड्यूटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की क्या होंगी? वो राइट्स होंगे। अच्छा, अब ये जो आपको बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं ना, ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो आपने एस्से लिखने से पहले जो है वो अपने पास सोच लेने हैं, किसी रफ जगह पे लिख लेने हैं, और अगर लिखने की जगह नहीं तो एटलीस्ट माइंड में ब्रेनस्टॉर्म ज़रूर कर लेना है। मैं आपको एस्से के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एस्से लिखने से पहले कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो मजमून लिखने से पहले या पर्सनल स्टेटमेंट लिखने से पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करना सबसे पहली चीज़ है, और दूसरे नंबर पर जो उस टॉपिक में आप लिखना चाह रहे हैं उसको ब्रेनस्टॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने अपने जहन में, अगर फॉर एग्जांपल इस टॉपिक को आप आंसर कर रहे हो तो आपके जहन में होना चाहिए कि सिटीजन के की राइट्स हैं क्या। शहरी के सबसे पहला हुकूक है कि उसको एजुकेशन दी जाए, उसको हेल्थ केयर दिया जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए और उसको बोलने का हक प्रोवाइड किया जाए। वो गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ कुछ बोल सके। किसी बड़ी शख्सियत ने अगर उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है तो वो बोल
बोल सके, फ्री स्पीच का राइट उसके पास होना चाहिए। और इसी तरीके से उस शहरी की ड्यूटीज में क्या क्या शामिल है कि वो टैक्स अदा करे, वो कानून को जो है वो ओबे करे और वो रियासत के साथ वफादार रहे। तो इस तरीके से जब चीजें आप ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे ना, अपने जहन में सोच लेंगे, तो फिर इस चीज की बेसिस पे एस्से को लिखना बहुत आसान है। अब इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि एस्से के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एस्से के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जब भी आप एस्से लिखना स्टार्ट करेंगे तो किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। लेकिन उस तरफ बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली 21 जून के लैट में अपेयर हो रहे हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को आपकी तैयारी प्लस रिविजन के लिए हम एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं। और ये कोर्स में हम आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। ये कोर्स तो मैं वैसे ही स्टूडेंट्स को बताता हूं कि प्रिपेयर करने के लिए इस रिसोर्स पर रिलाई किया जा सकता है, लेकिन 21 जून के लिए एक स्पेशल ऑफर है। और वो स्पेशल ऑफर क्या है? क्या हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं। क्या हम 70% डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं। क्या हम आप तमाम स्टूडेंट्स को वो 78% डिस्काउंट दे रहे हैं? जी नहीं, हम इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है जो इस वीडियो के रेफरेंस से और इस स्क्रीनशॉट के साथ आएंगे, उन तमाम स्टूडेंट्स को एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा और एक रीजनेबल फीस में आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं और इस लास्ट वीक को, इन 7 डेज को आप परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं और लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। तो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको उन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का बताता हूं जो एक एस्से के अंदर होने चाहिए। सबसे पहले आपके एस्से के अंदर एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है और उसके बाद 3 लाइनें लिखनी है। एस्से के अंदर कभी हेडिंग्स नहीं दी जाती। आपकी पहली 4-5 लाइनें या 3-3.5 लाइनें वो कंसीडर होंगी कि एक इंट्रोडक्शन है और आपने लिखते हुए ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसी इंफॉर्मेशन को उस इंट्रोडक्शन के पैसेज के अंदर ऐड करना है कि वो 3 लाइनें 2 लाइनें पढ़ने के बाद एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि ये इंट्रोडक्शन है। और ये 30% वेटेज आपका इंट्रोडक्शन कमोबेश रखता है। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन के बाद आपने मेन बॉडी लिखनी होती है। अब मेन बॉडी है क्या? ये अगर आप इन पॉइंट्स पर गौर करें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैंने आपको बताए थे, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप मेन बॉडी के अंदर लिखते हैं। आपके सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी मेन बॉडी के अंदर लिखी जाती है। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो शहरी हैं उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और इसके साथ साथ उनके कुछ हुकूक भी हैं। तो जो उनके हुकूक हैं वो एक रियासत की जिम्मेदारियां हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन के अंदर जाएगी। अब वो हुकूक हैं क्या? तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेन बॉडी में बताएंगे। और इसके बाद आपका होता है जी कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है वो उसमें आप क्या लिखेंगे? उसमें आप पूरी बात को समराइज कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाते हुए मैं साथ साथ ऐसे लिखने का तरीकाकार भी आपको बता रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। बहुत से स्टूडेंट्स ये बात जानते होंगे। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। उसके बाद रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। अब यहां पर आप कुछ कीवर्ड्स देखें। सबसे पहले तो यूथ से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं एस्से के सेक्शन में, उसमें आपने एक को अटेम्प्ट करना होता है और उसके लिए आप 15 नंबर का एक मजमून लिखते हैं। तो यूथ से रिलेटेड आपसे कुछ से कुछ पूछा जा सकता है और इसके अलावा डेमोक्रेसी से रिलेटेड, जमहूरियत से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां जो सवाल है वो है कि यूथ का रोल क्या है एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, एक मजबूत जमहूरियत के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यूथ, अब यहां वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जरूरी हैं। आप जानते हैं कि यूथ जो है वो एक मेजर पोर्शन है हमारी पॉपुलेशन का। तो अगर वो किसी भी साइड पर वोट कर दे, यूथ अपना नुमाइंदा किसी को मुंतखब कर ले, तो फिर उसका जीतना यकीनी हो जाता है, क्योंकि यूथ की जो पॉपुलेशन है, जो उसका जो प्रोपोर्शन है वो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में, उसको मुस्तहकम करने में यूथ एक कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ये सारी की सारी बातें यहाँ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इन पॉइंट्स में बताई गई हैं। उसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक है जिसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रॉब्लम ऑफ फेक न्यूज़। अब देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच सेपरेटली एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है और इसी तरीके से फेक न्यूज़ का एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सेपरेटली आपसे एक ऐसे पूछा जा सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है या फ्री स्पीच का क्या मतलब है कि आपके पास एक रियासत में, एक माशरे में रहते हुए किसी भी नाजायज़ चीज़ के खिलाफ, गलत चीज़ के खिलाफ बोलने का हक मौजूद है। ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस
रूल्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप कोई बेबुनियाद और बगैर किसी मंतक के, बगैर किसी रिसर्च के, किसी सबूत के किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो इसी तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बाज़ दफ़ा उसका मिसयूज़ किया जाता है और फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती है। एक स्टेटमेंट आपने देखी होगी, अक्सर न्यूज़पेपर में आपको नज़र आती है कि किसी के खिलाफ एक बात लिखी और आखिर में क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और क्वेश्चन मार्क से वो अपनी इस फेक न्यूज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमने स्टेटमेंट तो दी नहीं, हमें तो फ्री स्पीच का राइट है, हमने तो आखिर में सवालिया निशान लगा के पूछा है कि क्या ऐसा है, फलां इंसान क्या मर चुका है, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो वो उस न्यूज़ को सनसनी बनाने के लिए वो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का लिबादा ओढ़ लेते हैं और फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आपने इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जो भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, हतमी नहीं है, ये आप इसको अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल सोचना स्टार्ट करें फेक न्यूज़ के ऊपर और साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। जब आप सोचेंगे तो आपके जहन में कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर आएगा, उसको आप अपने पास लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप एस्से लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, जिनकी बेसिस पे आप अपना एस्से शेप करेंगे। उसके बाद एक और एस्से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस एंड देयर सोल्यूशन। अब पाकिस्तान खुद में एक टॉपिक है जिसके प्रॉब्लम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस पे भी टॉपिक आ सकता है। अब यहां जो सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनका हल क्या है। तो स्टेटमेंट को समझने के बाद सबसे पहले आपने देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए पॉइंट्स लिखे कि मैसिव फॉरेन डेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, उसकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरीके से महंगाई और साथ साथ डीवैल्यूड करेंसी हमारी जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। और इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसका रूट कॉज, सबसे बड़ा कॉज जो है वो हमारी लो एक्सपोर्ट है। इसके अलावा हम टैक्स नहीं देते, आवाम से टैक्स सही तरीके से वसूल नहीं किया जाता। इससे मुराद ये है कि जिस इंसान के ऊपर टैक्स आयद होना चाहिए उसको आप एग्जैम्प्ट कर देते हैं, उसको सही इवैल्यूएट नहीं कर पाते और बोझ आम आवाम के ऊपर डाल देते हैं। अगर आप स्टेजेस में तकसीम करें कि किसको कितना टैक्स देना चाहिए, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या? ब्लैक इकोनॉमी। जब आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होगी तो आप कैसे असरटेन कर सकते हैं कि किस पर्सन ने कितने पैसे कमाए हैं। तो नतीजतन ये होता है कि हुकूमत की एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, उनको फिर आम आवाम को टैक्स करना पड़ता है और लोग जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, वो माशी तौर पर कंस्ट्रेंट का शिकार हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि टैक्स इविजन प्लस टैक्स को प्रॉपरली ना कैलकुलेट करना। देखें, एक नया पॉइंट ऐड हो गया कि टैक्स को प्रॉपरली ना कैलकुलेट करना भी जो है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस की रीज़न है। और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जो है वो एक रूट कॉज के तौर पे एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से इसके इमीडिएट फिक्स की बात की जाए तो लोकल गुड्स को प्रमोट करना, ज़्यादा बाहर से जो अपनी इंपोर्ट है उसको कम कर देना, और इसके अलावा जो टैक्स का जो है वो नेट है जिसके थ्रू आप लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, जिनके ऊपर टैक्स ड्यू है, उसको अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो आप जो है इमीडिएटली इस इकोनॉमिक क्राइसिस के जो आपका मसला है उसको किसी हद तक दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में आप IT और एग्रीकल्चर के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट करेंगे तो आप माशी बहरान से बाहर आ सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आप खुद भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और अपने लिए इस टॉपिक के ऊपर मजीद कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या मजीद नए पॉइंट्स लेके आ सकते हैं जिन पे आप टॉपिक को आंसर करेंगे। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर एनवायरनमेंट। तो क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से और एनवायरनमेंट के हवाले से भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफॉरेस्टेशन को किसी भी एंगल में पूछा जा सकता है कि कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर इंपैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जो है इसके कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ्स मेंटल हेल्थ। अब यूथ अगेन यहाँ पर एक टॉपिक के तौर पे आ गया, लेकिन यूथ को किससे कनेक्ट किया गया? डेमोक्रेसी के अलावा उसको सोशल मीडिया से कनेक्ट किया गया। अब सोशल मीडिया भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल मीडिया भी, हमने वैसे तो 10 टॉपिक्स डिस्कस किए, लेकिन उसमें से कम हम 25 से 30 टॉपिक्स ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं जिनसे रिलेटेड ऐसे पूछा जा सकता है। तो सोशल मीडिया को भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फहरिस्त में रखना है। यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो हमारी यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, उनके जहन के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट हो रहा है। इसका पॉजिटिव यूज़ भी है, इसका नेगेटिव यूज़ भी है। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर टॉपिक आ सकता है, इसी तरीके से स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉपिक
आ सकता है, ई बुक्स के ऊपर टॉपिक आ सकता है, इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इनको नोट डाउन करना है और इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट प्रैक्टिस करते हुए इन टॉपिक्स को अंडर कंसिडरेशन रखें और इन पे प्रैक्टिस करें। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं द रोल ऑफ साइंस इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइंस ने क्या किरदार अदा किया है। जब क्रिमिनल सीन को, क्राइम सीन को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो साइंस किस तरीके से एक रोल प्ले करती है, किस तरीके से क्रिमिनल को हंट करने के लिए साइंस जो है वो अपना रोल प्ले करती है और हमारी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को स्मूथ करती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि डीएनए की वजह से, फिंगरप्रिंटिंग की वजह से, हमें जो है मोबाइल की जीपीएस लोकेशन की वजह से, सीसीटीवी एनालिसिस की वजह से बहुत सी मदद हमें साइंस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद व्हाई हायर एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर गुड करियर। अब हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपने यहां पर एक्सप्लोर करने हैं। देखिए यहां एजुकेशन का टॉपिक भी आ सकता है, सिंपली हायर एजुकेशन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कैरियर से रिलेटेड भी आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है, ये भी एक अलग में खुद में जो है वो एक टॉपिक है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ना, इसका मतलब ये कि एग्जामिनर हायर एजुकेशन को इंपॉर्टेंट कैटेगराइज कर चुका है। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर अपनी दास्तान लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि हायर एजुकेशन का पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है, पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तो फ्रीलांसिंग का दौर है, हमें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर ये समझ नहीं रहे कि स्टूडेंट से वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है कि हायर एजुकेशन गुड करियर के लिए क्यों एसेंशियल है। वो आपसे सवाल पूछ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर चुका है कि हायर एजुकेशन गुड करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों है ये सवाल वो पूछ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ एसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आगे चलना है। उसके बाद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ। एआई के ऊपर किसी भी एस्पेक्ट से, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि एआई क्या हमारी ह्यूमन जॉब्स को जो है वो कम कर रहा है या एआई एक फैसिलिटेटर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो एआई के टॉपिक से भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। यहां पर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ का टॉपिक आपको जो है वो दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक्स जो 10 टॉपिक्स थे इसमें आपको समझाते हुए मैं इस चीज़ में कामयाब रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इसके साथ साथ अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 12th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट लैट की तैयारी कर रहे हैं तो करीब 3 स्टोर से एलिमेंट्स ऑफ लैट की कॉपी को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम के साथ भी आप इन टच आ सकते हैं, इस कॉपी को हासिल भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो द लॉ चैनल की पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।